गर्मियों का मौसम चल रहा था। सूरज की तेज किरणें धरती को तपाए जा रही थीं और हर तरफ सूखा सा माहौल था। गंगापुर नामक गांव भी इसी चिलचिलाती गर्मी से अछूता नहीं था। वहां के लोगों के लिए हर साल की तरह इस बार भी पानी की समस्या गंभीर रूप ले चुकी थी। गांव में कभी-कभी हल्की बारिश हो जाती थी, लेकिन वह भी स्थायी समाधान नहीं दे पाती थी। जितना भी बारिश का पानी गिरता, वह सब झील की ओर बह जाता था। अरे भाग्यवान, जरा एक गिलास पानी तो पिला दो। अरे पानी पीने से पहले आपके लिए गुलाब जामुन बना दूं। अरे हाँ भाग्यवान, गुलाब जामुन तो मुझे बहुत पसंद है। तुम पहले गुलाब जामुन ही बना दो। अजी गुलाब जामुन छोड़िए, मैं आपके लिए रसगुल्ले बनाती हूँ। गर्मी में रसगुल्ला ठंडक देता है। अरे रसगुल्ला का नाम सुनते ही भाग्यवान मेरे मुंह में तो पानी आ गया। तो एक काम कीजिए, आप यही पानी पी लीजिए। अरे ये कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान? मैंने तो बस एक गिलास ठंडा पानी मांगा था तुमसे। अरे नदी सूखती जा रही है, कुएं का पानी भी नीचे चला गया है। पानी लाऊं तो कहाँ से लाऊं? घर में खाने को एक दाना नहीं बचा, ऊपर से ये झुलसाती गर्मी। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी मुखिया जी के पास जाता हूँ। शायद कोई राहत योजना हो, कुछ पानी कुछ अनाज का इंतजाम हो जाए। मुरली पानी की समस्या लेकर मुखिया जी के घर जाता है। अजी सुनिए जी, ये पंखा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। दिन भर की गर्मी वैसे ही जान निकाल रही है, ऊपर से यह भी धोखा दे गया। ऐसे ठीक क्यों नहीं कर लेते? अरे हाँ भाग्यवान, अब यही काम बचा था। अभी किसी मिस्त्री को बुलाता हूँ, ठीक करवा देंगे इसे भी। तुम तो बस मौका मिलते ही ताना मारना शुरू कर देती हो। ताना ताना तो तब मारती जब कोई काम की उम्मीद होती। आप तो बस नाम के मुखिया हैं, काम तो कोई करते नहीं। मोहल्ले भर की समस्याएं सुलझाने में लगे रहते हैं, मगर अपने घर की सुधार नहीं लेते। अरे भाग्यवान, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो हर कोशिश करता हूँ कि इस घर में कोई कमी ना रहे। कोशिश? एक पंखा तक तो ठीक नहीं करवा सके इतने दिन से। 2 हफ्ते हो गए बोलते हुए कि करवा दूंगा, और आज तक वही हालत है। अब तो यह पुराना हाथ का पंखा ही मेरा सबसे अच्छा साथी बन गया है। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा सुनाओ मत। मैं अभी जाकर रामू मिस्त्री को बुलाता हूँ। वो नया लड़का है, अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक कर लेता है। तभी मुरली मुखिया जी के घर आता है। मुखिया जी, आपको तो पता ही है कि इस बार गर्मी कितनी तेज पड़ रही है। सूरज मानो आग बरसा रहा हो। उसी का नतीजा है कि हमारी नदी भी सूखती जा रही है। अब तो खेतों में पानी देना भी मुश्किल हो गया है। हाँ मुरली, ये तो मुझे भी पता है। मैंने भी देखा है, नदी का पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। जहां कभी नाव चला करती थी, अब तो बच्चे वहीं क्रिकेट खेलते हैं। मगर अभी थोड़ा पानी तो बचा है ना। अरे मुखिया जी, पानी से सिर्फ प्यास बुझती है, पेट नहीं। अब खेत सूख रहे हैं, मजदूरी मिल नहीं रही, बच्चों की फीस भी बाकी है। सोच सोच कर रातों को नींद नहीं आती। मुरली, मैं समझ सकता हूं तेरी परेशानी। तू मेहनती आदमी है, किसी का बुरा नहीं करता। इस गांव में अगर कोई मदद के लायक है तो तू है। यह ले, यह कुछ पैसे हैं, जरूरत के हिसाब से काम हो सकते हैं। मगर तेरे जैसे आदमी को मना करना मेरे बस की बात नहीं। मुखिया जी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जब जब भगवान का नाम लूंगा, तब तब आपका भी लूंगा। आप ना होते तो जाने क्या होता। ए मुरली, एहसान वहसान की बातें छोड़ दे। गांव का काम है एक दूसरे की मदद करना। बस एक बात याद रखना, जब हालात सुधरे तो जरूरतमंद की तू भी मदद करना। यही असली इंसानियत है। इसी गांव में सेठ लाल सिंह रहता था, अपनी पत्नी सरला के साथ। सुनिए जी, इस बार गर्मी कोई मामूली नहीं है। घर में बैठना भी मुहाल हो गया है।
अब तो कुछ नहीं सुनना है मुझे। इस बार आप घर में ऐसी लगवा दीजिए। अरे भाग्यवान, तुम्हें तो पता है कि अब मैं सेठ सिर्फ नाम का रह गया हूं। पहले तो लोग मुझसे उधार मांगने आते थे, अब तो हाल यह है कि मैं खुद उधार मांगने की सोच रहा हूं। पैसा तो जैसे घर छोड़कर भाग गया हो और कोई काम भी ऐसा नहीं बचा जिसे करूं और कुछ कमा लूं। काम करने की तरकीब मैं बताती हूं आपको, आप सुनिए ध्यान से। अच्छा हाँ, बताओ भाग्यवान, अब तुम ही कोई रास्ता सुझाओ। देखिए, गांव में जो नदी है ना, उसमें अब बस थोड़ी सी पानी बची है। गर्मी के कारण सबका ध्यान वहीं है, मगर वो पानी अब ना पीने लायक है, ना काम आने लायक। तो फिर क्या करूं? उसे और सूखने तो नहीं दे सकता। नहीं, नदी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, मगर हम एक सूचना फैला सकते हैं कि नदी का पानी पीने से बीमारियां हो रही हैं। थोड़ा सा डर बैठे लोगों में, फिर गांव वाले खुद ही अपने अपने स्रोत ढूंढेंगे। फिर हम कहेंगे कि हमारे पुराने कुएं में अब भी साफ ठंडा पानी है। हम उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबको देंगे, लेकिन दाम लेकर। नाम के लिए ही सही, लोग प्यासे हैं, तबीयत खराब हो रही है तो कुछ पैसा देने को तैयार हो जाएंगे। अरे वाह भाग्यवान, तुम तो दूर की सोचती हो, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपना भला भी और दूसरों की मदद भी। यही तो असली सेठानी की पहचान है। जैसे ही रात का सन्नाटा गहराता है और पूरा गांव गहरी नींद में डूब जाता है, सेठ चुपचाप अपने घर से निकलता है। नदी के बहते पानी में उंडेल देता है। पानी शांत रहता है, लेकिन अब उसकी शुद्धता को जहर ने निगल लिया होता है। सुबह होते ही पानी भरने आते हैं। पानी में जहर मिला हुआ है। अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग डर और चिंता से भर जाते हैं। अरे मुरली भाई, बड़ी आफत आ गई है। अब तो पानी में भी जहर मिल गया है। सोचो जरा, अगर हम यही पानी पीते रहे तो पूरा गांव बीमार पड़ जाएगा। हाँ बिरजू, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अब इस पानी को पीना तो नामुमकिन है। ना जाने किसने और क्यों ऐसा किया, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। करें तो करें क्या? एक काम करते हैं मुरली, चलो सीधे मुखिया जी के पास चलते हैं। उन्होंने भी सुना है इस बारे में कुछ, शायद उन्होंने कोई उपाय निकाला हो या प्रशासन को खबर दी हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वह मुखिया जी ही हैं। चलो देर ना करें, अभी चलते हैं उनके घर। शायद वहाँ पहुँचकर कुछ हल निकले इस मुसीबत का। मुरली और बिरजू दोनों मुखिया जी के घर जाते हैं मदद मांगने के लिए। मुखिया जी गजब हो गए। यह तो कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है। किसी ने नदी के पानी में जहर मिला दिया है। अब तो पूरा गांव प्यास से तड़प रहा है। बच्चों को बुखार चढ़ गया है। बूढ़े बुजुर्ग बेहाल हैं। अब आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ मुखिया जी, अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो हालत बहुत बिगड़ जाएगी। हम लोग कहाँ से पानी लाएं? कुएं तो सूख चुके हैं और नदी तो अब जहर बन चुकी है। देखो मुरली बिरजू, मैं समझ रहा हूं कि हालात बहुत खराब हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं गांव का मुखिया हूं और अपने लोगों को ऐसे हाल में नहीं छोड़ सकता। मेरे पास एक पुराना कुआं है जो अभी भी साफ और सुरक्षित पानी देता है। वो कुआं मेरे खेत के पास है। तुम सब गांव वाले मिलकर वहां से पानी भर सकते हो। सच कह रहे हैं आप मुखिया जी। अगर आपने हमें अपना कुआं दे दिया तो गांव में जान लौट आएगी। गांव मेरा परिवार है बिरजू, और अपने परिवार के लिए कोई भी कुर्बानी छोटी होती है। तुम सब लोग जाकर पानी भरो, और अगर कोई सेठ रास्ता रोके तो मुझे बताना, मैं खुद बात करूंगा। गांव वाले सभी लोग मुखिया जी के कुएं से पानी भरने लगते हैं, लेकिन भीषण गर्मी और लू के कारण कुएं का जलस्तर दिन ब दिन घटता जाता है।
गांव के इकलौते स्रोत पर जब चारों ओर से लोगों का दबाव बढ़ता है तो कुछ ही दिनों में कुएं का पानी पूरी तरह सूख जाता है। लोग खाली बर्तन लिए इधर उधर भटकते हैं। प्यासे बच्चे और बूढ़े आसमान की ओर टकटकी लगाए बादलों की राह देखने लगते हैं। अब तो हमारे अपने कुएं में भी एक बूंद पानी नहीं बची। खेत सूख चुके हैं, जानवर बेहाल हैं और गांव वाले तो दिन रात प्यासे भटक रहे हैं। मुरली, जितनी मेरी औकात थी मैंने तुम्हारी और बाकी गांव वालों की मदद की, लेकिन अब मेरे बस में कुछ नहीं बचा। तो फिर मुखिया जी अब क्या करें? बच्चे बिलख रहे हैं, बूढ़े तड़प रहे हैं, औरतें दिन भर पानी की एक बूंद के लिए दूर दूर तक भटक रही हैं। एक ही रास्ता बचा है। सेठ जी का कुआं सुना है, वहां पानी आज भी लबालब भरा है। हाँ, वो अमीर हैं, रसूख वाले हैं, मगर आखिर हम भी तो इसी गांव के वासी हैं। अगर मिलकर विनती करें तो शायद वह हमारी पीड़ा समझे। तो चलिए मुखिया जी, पूरे गांव को एक साथ ले चलते हैं सेठ जी के पास। हम दया नहीं, इंसानियत की उम्मीद लेकर जाएंगे। अगर आज भी गांव वाला गांव वाले के काम ना आए तो फिर किसका भरोसा करें? ठीक है गांव वालों, अगर तुम सब तैयार हो तो आज ही अभी इसी वक्त हम सब मिलकर सेठ जी के दरवाजे पर चलेंगे, उनके सामने अपनी हालत रखेंगे। और हां, यह मत भूलना, हम मजबूर जरूर हैं मगर बेइज्जत नहीं। सभी लोग सेठ के घर जाते हैं मदद मांगने के लिए। अरे मुखिया जी, मुरली, तुम सब मेरे दरवाजे पर। बताओ क्या बात है, आज कैसे आना हुआ? सेठ जी, अब हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। गांव के सभी कुएं सूख चुके हैं, तालाबों में दरारें पड़ चुकी हैं, बच्चे बूढ़े सब प्यास से बेहाल हैं। अब केवल आपका कुआं ही है जिसमें पानी बचा है। हम सब गांव वाले आपसे मदद मांगने आए हैं, क्या आप हमें कुछ पानी दे सकते हैं? सेठ जी, हम दया मांगने नहीं आए, इंसानियत की गुहार लेकर आए हैं। प्यास ने हमें झुका दिया है, मगर हमारी आत्मा अभी भी जिंदा है। देखो मुरली, अब जब पूरे गांव में पानी खत्म हो चुका है तो तुम सब मेरे कुएं की तरफ दौड़े चले आए। यह कुआं मैंने अपने पैसों से खुदवाया है, अपने खून पसीने की कमाई से, और ऐसे ही मैं कैसे किसी को पानी दे दूं? तो क्या सेठ जी, अब आप पानी की भी कीमत लेंगे? पानी तो जीवन है, इसकी क्या कीमत लगाई जा सकती है? पानी की कीमत नहीं लगाई जाती। लेकिन हालात जब बिगड़ जाए तो हर चीज की कीमत तय होती है। तुम्हें पानी चाहिए तो उसकी कीमत देनी होगी। यह दुनिया अब एहसान पर नहीं, सौदे पर चलती है। अगर कीमत नहीं दे सकते तो माफ करना, तुम लोग यहां से जा सकते हो। ठीक है सेठ जी, अगर कीमत ही आपकी शर्त है तो हम कीमत देंगे। एक एक पैसा जोड़ेंगे, मजदूरी करेंगे, खेत में दिन रात खपेंगे, मगर अपनी जान बचाने के लिए हम पानी की कीमत अदा करेंगे, क्योंकि अब प्यास ने हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां या तो पानी मिलेगा या फिर हमारी लाशें। कुछ ही दिन में सेठ ने पानी के दाम अचानक बढ़ा दिए। पहले जो पानी 5 में मिल रहा था, अब उसकी कीमत सीधे 50 कर दी गई। यह सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग परेशान हो गए। गरीब किसानों और मजदूरों के लिए यह बोझ सहना मुश्किल हो गया। अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे दिमाग की बदौलत तो मैंने अब तक इतने पैसे कमा लिए हैं कि खुद मुझे यकीन नहीं हो रहा। कुएं का पानी बेच बेचकर जो आमदनी हुई है उससे तो अब हालात ही बदल गए हैं। अब अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हम लोग बस नामी अमीरों की लिस्ट में होंगे। हाँ, वही वाली जिसमें लोग हाथ जोड़कर सलाम करते हैं। क्यों ना होंगे? तरीका जो मैंने बताया था तुम्हें, वरना तो तुम तो बस वहीं बैठे रहते, खाली हाथ मलते रहते और सोचते रहते कि अब क्या करें।
कैसे करें? मैंने ही तो कहा था कि दिमाग लगाओ, मौके का फायदा उठाओ। हाँ हाँ, भाग्यवान मान गया। तुम्हारा आइडिया तो सोने पर सुहागा निकला। तुमने तो जैसे मेरे नसीब के दरवाजे ही खोल दिए। अब देखना, कुछ ही दिनों में तुम्हारे लिए एकदम शानदार ऐसी लगवा दूंगा, वो भी वाला जो रिमोट से चलता है, बिना आवाज के ठंडी हवा देता है। अच्छा, और सुनो, इसी के साथ साथ मेरी एक और बात याद रखना, मेरे नाम की एक जमीन भी लेकर डाल देना। देखो जमाना बदल रहा है और अब जमीन में ही असली दाम ले लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? अब जब किस्मत भी हमारे साथ है और तुम्हारा दिमाग भी मेरे पास है, तो जमीन क्या चाहे तो एक बंगला भी बनवा दूं। अब हम रुकने वालों में से नहीं है, अब तो सीधा ऊंची उड़ान भरनी है। अरे मुरली, अब तो जमींदार की मनमानी हद से पार हो गई है। दिन ब दिन पानी के दाम ऐसे बढ़ा रहा है जैसे कुएं में पानी नहीं सोना भरा हो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो हम गरीब तो पानी के बिना ही तड़प तड़प कर बर्बाद हो जाएंगे। खेत सूख जाएंगे, मवेशी प्यासी मर जाएंगी और गांव का नामो निशान मिट जाएगा। मुखिया जी, मैं आपकी चिंता समझता हूँ, पर अब बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ करना ही पड़ेगा और मेरे पास एक तरकीब है, एक ऐसी चाल जो अगर सही चली तो उस सेठ को उसकी औकात याद आ जाएगी। बस आपको मेरा साथ देना होगा। क्या बात कह रहा है मुरली? तू कोई रास्ता निकाल सकता है? अब तो आज भी तू ही है। पता क्या करना होगा? चाहे जो भी हो, मैं तैयार हूं गांव वालों का पेट पानी से भरे बिना मैं चैन से नहीं बैठ सकता। मुरली मुखिया को अपनी तरकीब बताता है। उसी रात को मुरली और बिरजू दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी सेठ वहां आता है और उनकी बातें सुनने लगता है। अरे बिरजू, तुझे एक बड़ी भारी बात बताने वाला हूँ। बैठ, पहले तूने सुना है मुखिया जी के कुएं की बात? नहीं भाई, नहीं तो। बिरजू सुन, उस कुएं में, उस पुराने सूखे वीरान कुएं में कालिया ने ढेर सारा खजाना छुपा रखा है। क्या बात कर रहे हो मुरली भैया? अगर वाकई मुखिया जी के कुएं में खजाना है, और वह भी ऐसा खजाना जो गांव की तकदीर पलट सकता है, तो फिर हम चुप क्यों बैठे हैं? चलो निकाल लेते हैं ना खजाना, पर हमारा हक है, गांव का है, जनता का। बस यही तो बात है बिरजू, ऐसे ही तो नहीं जा सकते उस कुएं में, क्योंकि वो कुआं अब सिर्फ पानी का कुआं नहीं रहा, वो अब मुखिया जी की हिफाजत का बक्सा बन गया है। और जब तक कुएं पर उनका ताला है, तब तक हम अंदर झांक भी नहीं सकते। करना क्या है बिरजू? अगर खजाना चाहिए तो कुआं खरीदना पड़ेगा। हाँ, पूरा का पूरा कुआं, तब जाकर हमारे पांव उस अंधेरे में उतरेंगे और उजाला ऊपर आएगा। वो तो मुखिया जी के कुएं में खजाना संदूक का पड़ा है। मैं मुखिया जी से मुखिया का कुआं खरीद लूंगा और बदले में अपना कुआं दे। सेठ अगले दिन मुखिया जी के घर जाता है। अरे सेठ जी, आप यहाँ मेरे आंगन में मेरे दरवाजे पर बताइए तो सही, किस काम से तशरीफ लाए हैं आप? मुखिया जी, मैं किसी निजी फायदे के लिए नहीं आया हूं। मैं तो बस उस पीड़ा को अब और नहीं सह पा रहा जो इन गांव वालों की आंखों में रोज रोज देखता हूं। अब फैसला करना ही होगा। फैसला? कैसा फैसला? मैंने सोचा है कि मैं आपका वो सूखा कुआं जिसमें बरसों से एक बूंद भी पानी नहीं है, वो कुआं मैं अपने नाम करवा लेता हूं, और बदले में आप मेरा वह कुआं रख लीजिए जिसमें पानी है, जो अब भी किसी की प्यास बुझा सकता है। मैं अपना पानी वाला कुआं आपको दे देता हूं। यह आप क्या कह रहे हैं? मेरा सूखा कुआं लेकर आपको क्या मिलेगा? उसमें तो ना पानी है ना उपयोग। फिर क्यों? मुखिया जी, बात फायदा और नुकसान की नहीं है, बात इंसानियत की है। गांव वाले रोज मेरी दुकान से गुजरते हैं, आंखों में उम्मीद ले। मुखिया सेठ से अपना कुआं बेच देता है।
अरे आप सच में पागल हो गए हैं क्या? आपने हमारा पानी से भरा हुआ कुआं, वो कुआं जो हमारी कमाई का जरिया था, वो कुआं जिसमें पूरा गांव पानी भरता था, उसे छोड़कर उस सूखे बेजान कुएं के बदले दे आए जिसमें ना पानी है ना काम का कोई नामो निशान। भाग्यवान जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। वो कुआं सुख का नहीं, असल में बहुत गहरा कुआं है और उसमें छुपा है कुछ ऐसा जो हमारी किस्मत बदल सकता है। किस्मत बदल सकता है वो सूखा कुआं जिसमें एक बूंद पानी नहीं, उसे तुम्हें क्या मिल जाएगा? सुनो, मैं यह सब यूं ही नहीं कर रहा। मैंने कल मुरली और बिरजू को बात करते हुए सुना। वो दोनों कह रहे थे कि उस सूखे कुएं में कालियां चोर ने बहुत साल पहले एक खजाना छुपाया था। लेकिन वो कोई सोने चांदी का खजाना नहीं बल्कि दुखों का खजाना है। सेठ आधी रात को अपने घर से निकलता है और कुएं की ओर बढ़ता है। वह जैसे ही कुएं के अंदर जाता है उसे कोई खजाना नहीं मिलता। तभी वहां पर मुखिया जी और मुरली आ जाता है। अरे मुरली, तू तो बोल रहा था कि इस सूखे कुएं में खजाना है, लेकिन मैंने तो पूरा कुआं खुदवाया, उसमें तो ना एक सिक्का मिला, ना कोई संदूक, ना कालियां, ना खजाना। तूने तो मुझे धोखा दे दिया मुरली। मैंने अपने पानी से भरे कुएं के बदले यह बंजर गड्ढा ले लिया। सेठ जी, पहले तो एक बात समझ लीजिए, जो आदमी इतनी आसानी से अपना कुआं दे दे वह या तो पागल होता है या बहुत चालाक। आपका कुआं भरा था, पानी से नहीं, लालच से आप उस पानी से पैसे कमाते थे। आपके बढ़ते दामों की वजह से गांव के गरीब लोग अपनी रिश्तेदारी, बीमार माँ बाप, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ गंवा रहे थे। तो तूने मेरा मजाक उड़ाया मुरली, तूने मेरा भरोसा तोड़ा। नहीं सेठ जी, मैंने आपको बेवकूफ नहीं बनाया, क्योंकि जो खुद अपनी लालच में डूबा हो उसे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही अपने लालच में फंस गए। तो अब क्या, अब मेरा कुछ नहीं बचा? हाँ सेठ जी, जो पानी ऊपर वाले ने सबको बराबर दिया है उसे कोई आदमी पैसे में नहीं तोल सकता। आपने तो उसे भी व्यापार बना दिया। सेठ जी धीरे धीरे जमीन की ओर देखता है, फिर सिर उठाकर आंखों में पश्चाताप लिए मुरली की ओर देखता है। मुरली, मुझे माफ कर दे बेटा। आज मुझे समझ में आया कि मैंने कितना बड़ा गलत काम किया। पानी को बेचकर गांव वालों की प्यास को मोहरा बनाकर मैंने इंसानियत को ठेस पहुंचाई है। मुखिया जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं फिर से वह कुआं वापस लेना चाहता हूं, लेकिन इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए, ठीक है? सेठ, अगर आपकी नीयत अब साफ है तो मैं वो कुआं आपको ही वापस देता हूं, लेकिन याद रखिए, अब वो कुआं सिर्फ आपका नहीं है, पूरे गांव का है और आप सिर्फ उसके जिम्मेदार होंगे, मालिक नहीं। सेठ जी को जब अपना कुआं वापस मिल जाता है तो इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि पानी प्रकृति का अमूल्य उपहार है जिसे कभी भी पैसों से नहीं तोला जा सकता। हमें यह समझना चाहिए कि पानी केवल एक साधारण संसाधन नहीं बल्कि जीवन का